hello everyone, very good evening, very good evening, very good evening, very good evening। जल्दी सबको बुला लीजिए, बोलिए कालराज जी आ गए हैं, कालराज जी आ गए हैं, कालराज जी आ गए हैं। जल्दी से फटाफट आ जाइए, सबको बुला लीजिए। जल्दी बताइए क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या आप मुझे देख और सुन पा रहे हो? जल्दी से सबको फटाफट बुला लीजिए, बोलिए कालराज जी आ गए हैं, कालराज जी आ गए हैं। कालराज जी आ गए हैं। आपको मेरी आवाज आ रही होगी, क्रिस्टल क्लियर आ रही होगी। जल्दी से सबको बुला लीजिए, जल्दी सबको बुला लीजिए। आ जाइए। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। 18 तारीख से सी एंटर का नया बैच ज्वाइन और शुरू हो रहा है। आप में से जिन्होंने अभी तक ढंग से कोचिंग नहीं लिया है और अगर आप मई 26 और सितंबर 26 के लिए तैयार कर रहे हैं तो 60% ऑफ अब खत्म हो चुका है। 12 जुलाई को खत्म हो गया, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। जल्दी से फटाफट आ जाइए। देखिए, हमने ब्रांच अकाउंटिंग की चर्चा की थी लास्ट क्लास में। मैंने क्या कराया था मैं आपको वो दिखा देता हूं एक बार। हमने लास्ट क्लास में ब्रांच अकाउंटिंग की चर्चा की थी। मैं आपको एक बार छोटा सा पिछली क्लास का रीकैप देता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। याद है, याद है, याद है? जल्दी सबको बुला लो फटाफट, जल्दी से फटाफट। मैंने आपको ब्रांच अकाउंटिंग का क्या क्या पढ़ाया था एक बार वो देखो। ब्रांच अकाउंटिंग में मैंने आपको बताया था कि दो तरीके की ब्रांच है, डोमेस्टिक ब्रांच और फॉरेन ब्रांच यानी इंटरनेशनल ब्रांच। जो ब्रांच आपकी इंडिया में है वो डोमेस्टिक, गलत जवाब, ऐसा नहीं कहो। डोमेस्टिक ब्रांच का मतलब है हेड ऑफिस जहां पे, ब्रांच वहां पे। अगर आपका हेड ऑफिस जो है वो इंडिया में है और आपकी ब्रांच जो है वो भी इंडिया में है तो ये डोमेस्टिक हो गया। आपका हेड ऑफिस यूएसए में है और आपकी ब्रांच भी यूएसए में है तो भी ये फॉर डोमेस्टिक ब्रांच कहलाएगा। मतलब दोनों एक जगह पे हैं। फॉरेन ब्रांच का मतलब है जहां पे अपोजिट हो जाए, कि आपका हेड ऑफिस इंडिया में है और आपकी ब्रांच यूएसए में है। समझे? या उल्टा कर लो, आपका हेड ऑफिस यूएसए में है और आपकी ब्रांच इंडिया में है। ये हो गया आपके लिए फॉरेन ब्रांच। कहानी समझ में आई ना? मतलब फॉरेन ब्रांच का मतलब जहां पे हेड ऑफिस अलग जगह है, ब्रांच अलग जगह है। याद है? अगर डोमेस्टिक ब्रांच की बात करें तो डोमेस्टिक ब्रांच में दो तरह की ब्रांच होती थी, याद करो। डोमेस्टिक में कौन कौन सी दो ब्रांच होती थी? आइदर इट विल बी अ डिपेंडेंट ब्रांच और इंडिपेंडेंट ब्रांच। डिपेंडेंट ब्रांच का मतलब है एक ऐसी ब्रांच जिसकी अकाउंटिंग जो है वो हेड ऑफिस खुद करता है ना? हेड ऑफिस कहता है भैया तुम्हें अकाउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए अकाउंटिंग हम कर देंगे, आप अकाउंटिंग मत करो, आप बस काम करो, हमारा वाला माल आगे बेचो। आप हमारे सेलिंग यूनिट हो, आपको आगे बस माल बेचना है और कुछ नहीं करना, हम कर लेंगे सारी अकाउंटिंग। है ना? डिपेंडेंट ब्रांच की अकाउंटिंग हेड ऑफिस खुद करता है, जबकि इंडिपेंडेंट ब्रांच अपनी अकाउंटिंग खुद करके देता है, अपना खुद का ट्रायल बैलेंस बनाता है, अपना खुद का ट्रेडिंग पीएनएल बनाता है। मतलब ब्रांच कहता है जी सुनो, आप हमें माल दो, अकाउंटिंग सिस्टम हम अपना लगा लेंगे, हम अपना खुद का ट्रेडिंग पीएनएल बना के देंगे, अपनी खुद की जर्नल एंट्री डालेंगे, खुद का ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। अगर आपकी ब्रांच बहुत बड़ी है, आपकी ब्रांच बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है, आपकी कंपनी के टर्नओवर के अंदर 30-40% पर्टिकुलर ब्रांच से आता है, तो आप इतनी बड़ी ब्रांच की अकाउंटिंग हेड ऑफिस नहीं करेगा। वो कहेगा आप खुद अकाउंटिंग कर लो, मैं आपका अकाउंटिंग सिस्टम बना देता हूं, मैं आपका अकाउंटिंग का एक प्रॉपर एक वो डिपार्टमेंट बना देता हूं। आपकी ब्रांच में ही अकाउंटिंग का चार्टर्ड अकाउंटेंट सीएफओ बैठेगा और अकाउंटिंग करेगा। है ना? और डिपेंडेंट ब्रांच कौन सी होती है? जो छोटी छोटी ब्रांचेस होती है। अब डिपेंडेंट ब्रांच में प्रॉफिट जो निकाल रहा है वो हेड ऑफिस निकाल रहा है। हेड ऑफिस जो प्रॉफिट निकालेगा वो कैसे निकालेगा? तीन मेथड से, डेटर मेथड, स्टॉक एंड डेटर मेथड और फाइनल मेथड। मैंने आपको बताया था तीनों मेथड से आंसर सेम आएगा। चाहे कोई भी मेथड यूज करो आंसर सेम आएगा, और क्वेश्चन आपको मेथड बताएगा। क्वेश्चन आपको बोलेगा कि डेटर मेथड से करो, स्टॉक एंड डेटर से करो या फाइनल अकाउंट से करो। क्वेश्चन आपको मेथड बताएगा, आंसर सेम आएगा। अगर उसने बोला डेटर से करो और आपने स्टॉक एंड डेटर से कर दिया, नंबर नहीं मिलेंगे। याद रखना, क्वेश्चन ने जो मेथड बोला आपको उसी मेथड से करना है, जलीलो, याद रखना। फिर आती है बात इंडिपेंडेंट ब्रांच की। इंडिपेंडेंट ब्रांच एक ऐसी ब्रांच है जो बेसिकली अपनी खुद की अकाउंटिंग करती है। हेड ऑफिस उसे माल देता है, वो प्रॉपर जर्नल बनाती है, लेजर बनाती है, ट्रायल बनाती है और आगे बैलेंस शीट। ठीक है? पक्का? अब आगे कहानी सुनो। जब इंडिपेंडेंट ब्रांच की बात आती है ना तो सबसे पहला काम आता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। मैं आज इसके क्वेश्चन कराऊंगा। कई बार ना 5 नंबर में इसका क्वेश्चन आ जाता है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्या कहता है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में आपसे हुई गलतियों को रेक्टिफाई करना होता है। कुछ गलतियां ब्रांच में होती हैं, कुछ गलतियां हेड ऑफिस में होती हैं, तो रिस्पेक्टिव गलतियों को रेक्टिफाई करके दोनों के बैलेंस को बराबर लाना होता है। अब अगर मान लो मेरी कोई ब्रांच है कनाडा में और मैं बोल रहा हूं मेरी इंडिया में ही है, मान लो फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली का हेड ऑफिस हूं और मेरी ब्रांच है चंडीगढ़ में।
अब चंडीगढ़ की ब्रांच का जो बैलेंस है वो मेरी किताबों में एज अ डेटर होगा और ब्रांच की किताबों में एज अ हेड ऑफिस क्रेडिटर होगा। तो दोनों का वैल्यू भी तो सेम होना चाहिए ना। नहीं समझे? मेरे लिए अगर ब्रांच 1 लाख रुपए का डेटर है तो ब्रांच के लिए मैं 1 लाख का ही तो क्रेडिटर हूंगा। दोनों बराबर होने चाहिए ना। मेरी किताबों में अगर ब्रांच डेबिट है तो ब्रांच की किताबों में मैं क्रेडिट होना चाहिए। दोनों बराबर होने चाहिए। बट बताओ, मेरी किताबों में ब्रांच नजर आ रहा है 1 लाख का डेटर और ब्रांच की किताबों में मैं नजर आ रहा हूं 80,000 का क्रेडिटर, यानी कोई ना कोई पंगा है। दोनों बराबर ही नहीं है। तो दोनों को बराबर करने के लिए रेक्टिफिकेशन एंट्री डाली जाती है। अभी कराता हूं इसके बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में, आज ज्यादातर ना आजकल यही आ रहा है। दूसरा, ब्रांच अपना खुद का ट्रेडिंग पीएनएल बनाता है अपने ट्रायल बैलेंस से। और तीसरा, ब्रांच के ट्रायल बैलेंस को इनकॉर्पोरेट कर देते हैं हम हेड ऑफिस के ट्रायल बैलेंस में। तो मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं जिसमें हम रेक्टिफिकेशन एंट्री भी डालेंगे, ट्रेडिंग पीएनएल भी बनाएंगे और ब्रांच का ट्रायल बैलेंस को हेड ऑफिस में इनकॉर्पोरेट करके भी दिखाऊंगा। चले जी, पक्का आगे बढ़े। तीसरा आता है इंडिपेंडेंट ब्रांच यानी फॉरेन ब्रांच। ये इंडिपेंडेंट ब्रांच है। फॉरेन ब्रांच हमेशा इंडिपेंडेंट होती है, सारे इंडिपेंडेंट वाले काम करने हैं, बस ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट करना है। ये थर्ड लेक्चर में देखेंगे, आज इसकी जरूरत नहीं है। आज हम इंडिपेंडेंट ब्रांच पे फोकस कर रहे हैं। देखो, डिपेंडेंट को वापस रीकैप तो नहीं कराना। डिपेंडेंट में मैंने आपको लास्ट क्लास में पूरा बताया था, स्टॉक एंड डेटर मेथड क्या करता है, डेटर मेथड, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं आपको इंडिपेंडेंट ब्रांच की कहानी कराना चाहता हूँ। इंडिपेंडेंट ब्रांच की कहानी के लिए पहले यहां आइए, ये देखिए। आपसे कह रहा है गिव दी जर्नल एंट्री, आपसे कह रहा है प्लीज जर्नल एंट्री डालिए, जर्नल एंट्री डालिए टू रेक्टिफाई, जर्नल एंट्री डालिए इन दी बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। किसकी किताबों में मांग रहा है ये देख लीजिएगा, हेड ऑफिस की किताबों में मांग रहा है। टू रेक्टिफाई एंड एडजस्ट दी फॉलोइंग, मतलब ये जो एंट्रियां डालनी है वो आपको हेड ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से डालनी है। मतलब गलतियां ठीक कौन कर रहा है, हेड ऑफिस कर रहा है, याद रखना। गुड्स सेंट करे थे ब्रांच को 12,000 के, स्टोलन ड्यूरिंग ट्रांजिट, रास्ते में चोरी हो गया यार। ब्रांच मैनेजर रिफ्यूज टू टेक द डिलीवरी एक्सेप्ट द लायबिलिटी। ब्रांच मैनेजर कह रहा है मैं नहीं मान रहा इसको खर्चा। ब्रांच मैनेजर को हमने माल भिजवाया, ठीक है। विमल भैया मैं अपने आप डिसाइड कर लूंगा ना, विमल भैया मुझे पढ़ा दो ना। इधर आओ। आपने 12,000 के गुड्स सेंड करे ब्रांच को और 12,000 के गुड्स सेंट रास्ते में थे और चोरी हो गए। आप पहले खुद सोचो, आपने जब ब्रांच को सेंड किया होगा तो क्या एंट्री डाली होगी। आपने ब्रांच को माल दिया होगा, इंडिपेंडेंट ब्रांच है, ब्रांच को अपना डेटर मान लिया होगा, तो आपने ब्रांच को डेटर मान के एंट्री करी होगी, ब्रांच टू गुड्स सेंट। ब्रांच डेटर है, गुड्स कम हो रखे हैं। प्रॉब्लम क्या हो गई, वो माल हो गया चोरी। अब अगर वो माल चोरी हो गया तो कायदे से तो ब्रांच में जब पहुंचता तो नुकसान अगर वहां पे होता तो ब्रांच उसकी एंट्री मानता ना, ब्रांच उसकी एंट्री मानता। अब ब्रांच कह रहा है मैं नहीं मान रहा नुकसान की लायबिलिटी, आप अपने आप डाल के दो इसकी एंट्री। हेड ऑफिस को नुकसान मानना पड़ेगा, हेड ऑफिस लॉस को डेबिट करेगा और जो ब्रांच को डेबिट कर रखा था उसे क्रेडिट करेगा। अब इसमें बच्चा गड़बड़ पता है क्या कर देता है, बच्चा कहता है सर मैं इस बात से तो एग्री हूं कि लॉस डेबिट होगा, आई एम टोटली एग्री कि लॉस इन ट्रांजिट डेबिट होगा। लॉस इन ट्रांजिट वाला खर्चा बढ़ रहा है और वो डेबिट होगा। सर क्रेडिट क्या होगा, हमारा गुड्स भी तो खराब हो रहा है, क्रेडिट में तो गुड्स आना चाहिए। बाबू गुड्स नहीं आएगा क्रेडिट, कारण सुनो क्यों नहीं आएगा क्रेडिट। आपका गुड्स क्रेडिट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि गुड्स तो आप ऑलरेडी क्रेडिट कर चुके हो ना। जब आपने गुड्स सेंड किया था तब आपने एंट्री क्या डाली थी, आपने ब्रांच टू गुड्स सेंड डाली थी। वहां पहुंच जाता, आपका काम खत्म हो जाता, वो लिख देता गुड्स टू एचओ। नहीं समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। चलो चलिए चलिए मैं आपको दिखाता हूं मैं कहना क्या चाह रहा हूं। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। लक्की श्रीवास्तव जी एमडब्ल्यू एफ में होती है। इधर देखो, इधर देखो। फॉर एग्जाम्पल सामने देखो, फॉर एग्जाम्पल इधर देखो। मान लीजिए ये एचओ हेड ऑफिस और ये ब्रांच। जब हेड ऑफिस ब्रांच को माल भिजवाता है तो एंट्री करता है ब्रांच वाला डेटर बढ़ गया, ब्रांच वाले डेटर वाली एसेट बढ़ गई डेबिट टू गुड्स सेंट, गुड्स वाली एसेट कम हो गई, एसेट कम होती है क्रेडिट, यही एंट्री डालता है। जब ब्रांच के पास माल पहुंचता है तो ब्रांच एंट्री डालती है गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ डेबिट, गुड्स वाले एच एसेट बढ़ रही है, गुड्स वाली एसेट बढ़ रही है और एचओ वाली लायबिलिटी बढ़ रही है। ये होता है इस एंट्री का लॉजिक। यहां से जब गुड्स चला तो गुड्स कम हो गया, डेटर बढ़ गया, वहां जब गुड्स पहुंचा तो गुड्स बढ़ गया, लायबिलिटी बढ़ गई।
प्रॉब्लम क्या हुई कि यहां से गुड्स तो गया, यहां से गुड्स गया, वहां पे अभी तक गुड्स नहीं पहुंचा था। आपका सारा का सारा गुड्स रास्ते में था। ठीक है जी, आपका सारा का सारा गुड्स रास्ते में था, सेंट किया हुआ था, इन ट्रांजिट था। रास्ते का मतलब इन ट्रांजिट था। अगर आपका सारा माल इन ट्रांजिट में था तो ब्रांच के पास पहुंचना चाहिए था। जब ब्रांच के पास पहुंचता तो ब्रांच एंट्री डालता, बट यहीं पे हो गया लॉस इन ट्रांजिट। अब कायदे से दो ऑप्शन है, या तो ब्रांच इस माल को अपने पास रिकॉर्ड करे फिर लॉस माने। ब्रांच मैनेजर कह रहा है भाई मैं क्यों मानूं लॉस, मेरे पास तो माल ही नहीं आया। मैं माल आता और मेरे पास आके जल जाता या मेरे पास खराब होता तो मैं लॉस मानता ना, मैं नहीं मान रहा लॉस की एंट्री। आप ही डालो लॉस की एंट्री, हेड ऑफिस को कह रहा है। हेड ऑफिस कहेगा ठीक है भाई मैं अपना लॉस डेबिट कर लेता हूं, लॉस इन ट्रांजिट डेबिट। और भैया मैंने जो ब्रांच को डेटर बनाया हुआ था वो ब्रांच कम कर देता हूं। मैं गुड्स को कम नहीं करूंगा, याद रखना गुड्स ऑलरेडी कम हो चुका है। क्या ये क्लियर है, हाँ ना बोलो, बात समझ में आई? बात समझ में आई? आ गया। ब्रांच ने पे करी 15,000 की सैलरी टू दी ऑफिसर ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस के ऑफिसर को 15,000 की सैलरी दी है, जो विजिट करने आया था ब्रांच में। आप एक बात बताओ भाई, ब्रांच मैनेजर ने, ब्रांच ने हेड ऑफिस के एम्प्लॉय को सैलरी दी है, तो वो ये थोड़ी बोलेगा कि उसका खुद का खर्चा है। वो तो ये बोलेगा कि भैया मैंने आपके कहने पे दिया है, तो भैया मैं तो आपकी वजह से दिया। हेड ऑफिस को बोलेगा मैंने आपकी वजह से दिया, तो चलो एक तो मेरा गुड्स कम हो जाएगा, ओ सॉरी, मेरे पैसे कम हो जाएंगे। बट मैं इसको अपना खर्चा थोड़ी मानूंगा, मैंने तो आपसे लेने हैं। हेड ऑफिस कहेगा ठीक है, ये मेरा खर्चा है, मैं मानूंगा इसको सैलरी एक्सपेंस। तो ठीक है, पैसा तूने दिया है, मैं बाद में तुझे दे दूंगा। तो याद रखना तुम्हें हेड ऑफिस की नजर से एंट्री बनानी है। कैसे बनानी है, उठाओ रजिस्टर, बनाते हैं, शुरू करना मेरे साथ। अब एग्जाम्पल नंबर है ये मेरे 101 का 11वां, एग्जाम्पल नंबर 11। ठीक है, आइए। इन दी बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, पहले देख लेना आप किसकी किताबों में रेक्टिफिकेशन एंट्री डाल रहे हो। इन दी बुक्स ऑफ हेड ऑफिस जर्नल एंट्रीज, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट। आइए, सबसे पहला काम, चले जी, सबसे पहला काम शुरू करें। आइए। सबसे पहली एंट्री क्या है, रास्ते में नुकसान हो गया, आप क्या लिखोगे, लॉस इन ट्रांजिट डेबिट टू हेड ऑफिस टू एचओ। कितने का माल रास्ते में खराब हो गया था जी, 12,000 रुपए का माल रास्ते में खराब हो गया था। अब एचओ की किताबों में एचओ थोड़ी आएगा, टू ब्रांच, 12,000 का माल खराब हो गया था। इसकी नरेशन डालनी पड़ेगी, याद रखना। नेक्स्ट, 15,000 की सैलरी ब्रांच ने पे करी हेड ऑफिस के एम्प्लॉय के लिए। हेड ऑफिस इसे अपना खर्चा मानेगा, सैलरी वाला खर्चा बढ़ गया 15,000, सैलरी अकाउंट डेबिट टू। बैंक तो कह नहीं सकता, बताओ क्यों, बैंक क्यों नहीं लिख सकता, बैंक तो हुआ ही नहीं ना, पैसे दिए ही नहीं। बताओ ये बैंक की जगह क्या लिखेगा, ये लिखेगा टू ब्रांच अकाउंट। इस एंट्री का लॉजिक है कि सैलरी वाला खर्चा बढ़ रहा है, ब्रांच की लायबिलिटी बढ़ रही है। ब्रांच ने हमारे बिहाफ पे 15,000 पे करे हैं, बीइंग अ एचओ हमें ये 15,000 ब्रांच को वापस करने हमारी लायबिलिटी है, याद रखना। थर्ड आओ, थर्ड। देखो यार चैट में एक्टिव हो जाओ यार फटाफट जल्दी। थर्ड आना। रुपी ऑन 28 मार्च हेड ऑफिस ने डिस्पैच किया गुड्स ब्रांच को, इनवॉइस वैल्यू 25,000 विच इज नॉट रिसीव बाय ब्रांच ऑन 31 मार्च। ब्रांच के पास ये माल अभी तक नहीं पहुंचा, यानी इन ट्रांजिट रह गया। हेड ऑफिस ने भिजवाया, ब्रांच तक नहीं पहुंचा, रास्ते में रह गया। अब आपको इन ट्रांजिट की एक बहुत बढ़िया बात बताता हूं, इन ट्रांजिट की एंट्री कभी भी देने वाला ट्रांसफरर नहीं करेगा। ट्रांसफरर ने तो कर ली, पहुंचेगा जिसके पास वो एंट्री डालेगा। सर आप कहना क्या चाह रहे हो, मैं ये कहना चाह रहा हूं, इमेजिन कर ये हेड ऑफिस है और ये ब्रांच है। ठीक है भाई, अब मैंने हेड ऑफिस ने ब्रांच को माल भिजवाया, बताओ ब्रांच को माल भिजवाएगा, एंट्री डालेगा ब्रांच टू गुड सेंट।
कितने का भी माल भिजवाया, इमेजिन 10,000 का भिजवाया। अब ये हेड ऑफिस ने ब्रांच को भिजवाया, ब्रांच के पास रास्ते में रह गया, अभी तक पहुंचा ही नहीं, इन ट्रांजिट है ना, रास्ते में रह गया। अब हेड ऑफिस बोल देगा जी सुनो मैंने माल भिजवा दिया, रास्ते में है, अभी नहीं तो बाद में पहुंच जाएगा। मैंने भिजवा दिया, मेरा काम खत्म, आपका रास्ते में आ जाएगा। अब हेड ऑफिस इसकी रिवर्स एंट्री क्यों डालेगा? हेड ऑफिस कहेगा मेरा काम था माल भिजवाना, मैंने भिजवा दिया, रास्ते में ट्रक वाले को रोक लिया पुलिस वाले ने, या बारिश आ गई, या बाढ़ आ गई है, ट्रक बीच में फंस गया, थोड़ा टाइम लगेगा, 10-15 दिन लगेंगे, बाद में माल पहुंचेगा, कस्टम की वजह से रुक गया, जो भी कारण है, बट आएगा तो तुम्हारे पास ही ना। तो गुड्स इन ट्रांजिट की एंट्री तुम डालो, ब्रांच को बोलेगा तुम इस माल को अपना मान के रास्ते में रुक गया ये मान लो, मतलब तुम एंट्री डालोगे गुड्स इन ट्रांजिट डेबिट टू एचओ, मतलब इसकी एंट्री एचओ, ब्रांच डालेगा एचओ नहीं डालेगा। आप मुझे बस इतना बताओ, हेड ऑफिस की किताबों में थर्ड एंट्री नहीं आएगी, याद रखना क्यों? इन ट्रांजिट की एंट्री हमेशा कौन डालता है बताओ? ट्रांसफरर नहीं, ट्रांसफरी, जिसने भेजा वो नहीं, जिसके पास जा रहा था वो डालता है इन ट्रांजिट की एंट्री। मैं बहुत प्यार से कराने की कोशिश कर रहा हूं, एक एक पॉइंट समझा समझा के चले। नेक्स्ट ऑफ नेक्स्ट, रेमिटेंस, रेमिटेंस होता है पैसा भिजवाना। अ रेमिटेंस ऑफ ₹10,000 सेंट बाय ब्रांच, ब्रांच ने पैसा भिजवाया 10,000 का 30 मार्च को, रिसीव्ड बाय एचओ ऑन 1 अप्रैल, एचओ के पास 1 अप्रैल को आया था, मार्च में नहीं आया। मतलब मार्च का जब ईयर एंड हुआ था तो वो पैसा रास्ते में था, अभी तक आया नहीं। अब मुझे बताओ, ब्रांच कहेगा मैं क्या करूं, मैंने तो भिजवा दिया, ये देखो रसीद। अब रास्ते में है, चेक क्लियर नहीं हुआ, रास्ते में है, मेरे अकाउंट में पैसा पड़ा है, मैंने तुम्हें चेक काट के दे दिया। अब वो चेक नहीं किसी कारण से क्लियर हुआ, इन ट्रांजिट है, तो तुम उसको अपना पैसा मान लो। जब तक बाउंस नहीं होता तब तक तो तुम्हारा ही पैसा है। इसकी एंट्री कौन डालेगा बताना? इसकी एंट्री अब डालेगा एचओ। एचओ क्या बोलेगा? एचओ इसको बोलेगा कैश इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट नहीं, कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच। वो बोलेगा कोई नहीं, मेरा पैसा है रास्ते में है, आ जाएगा। सीआईटी यानी कैश इन ट्रांजिट वाली एसेट बढ़ रही है, ब्रांच वाली लायबिलिटी बढ़ रही है। कितने का अमाउंट भिजवाया जी? 10,000 रुपए। ओके जी, वेरी नाइस। क्लियर है जी? हाँ ना बोलिए, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, पांचवी और आखिरी एंट्री, हेड ऑफिस ने पेमेंट करी 25,000 की फॉर परचेज ऑफ गुड्स बाय ब्रांच एंड द रॉन्गली डेबिटेड इन ऑन परचेज। ओ देखो कितना गधा हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस का अकाउंटेंट कितना गधा है। पढ़ना जरा। भाई कह रहा है हेड ऑफिस ने पेमेंट करी 25,000 के उस माल की जो ब्रांच ने डायरेक्टली खरीदा। ब्रांच ने कोई माल डायरेक्ट खरीदा और हेड ऑफिस को बोला आप पैसे दे दो। हेड ऑफिस अगर पेमेंट करेगा तो ब्रांच को डेबिट करेगा ना, ब्रांच को अपना डेटर मानेगा, मतलब एंट्री शुड बी ब्रांच टू बैंक। बट हेड ऑफिस के अकाउंटेंट ने परचेज टू बैंक डाल दी। अब रेक्टिफाई करने के लिए ब्रांच को अपना डेटर मानेगा, और जिस परचेज को उसने गलती से डेबिट कर रखा है उस परचेज को कम करेगा, क्योंकि ये उसकी खुद की परचेज नहीं है। यानी एंट्री शुड बी ब्रांच टू परचेज। 25,000 से ब्रांच वाला डेटर बढ़ेगा, परचेज वाला खर्चा कम हो जाएगा। ये है आपकी रेक्टिफाई एंट्री इन दी बुक्स ऑफ एचओ। ऐसे 5-5 नंबर का पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, पेपर में आता है ये आजकल बहुत ज्यादा। प्लीज, फ्री के 5 नंबर हैं, गवाना मत यार, फ्री के 5 नंबर, इसमें है ही क्या देखो, बच्चों वाली एंट्री है, फ्री के 5 नंबर, है ना? और दिखाऊं, और दिखाऊं, ये 13 वाला करो। एक काम करें, एक काम करें, क्या बोलते हो, एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में आपके साथ स्क्रीन पे रखता हूं, और मैं 5 मिनट के लिए शांत होता हूं, ठीक है? मैं 5 मिनट के लिए शांत होता हूं, मैं कुछ नहीं करूंगा। आप एंट्रियां पहले खुद करो, फिर मैं उसे चेक कराता हूं, क्या बोलते हो? मजा तो तब आएगा जब आप पहले करो फिर मैं करूं। जरा पढ़ना क्या कहना चाह रहा है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन दी बुक्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ब्रांच। आपको कह रहा है ब्रांच की किताबों में एंट्री डालो टू रेक्टिफाई दी एडजस्टमेंट। नीचे दिए गए हैं 8 पॉइंट, ये 8 पॉइंट आपको करने हैं ब्रांच की किताबों में। पहले आप करो फिर मैं करूं, क्या बोलते हो? जल्दी बोलो, क्या बोलते हो? पहले आप फिर मैं। 8 पॉइंट है, पहले आप चैट में हाँ ना तो लिखो यार, मजा तो तब आएगा जब, मैं फायदा नहीं है ऐसे पढ़ाने का, हाँ ना लिखो, पहले आप करो फिर मैं 8 मिनट है, 8 मिनट शांत रहता हूँ। पूरे 8 मिनट का टाइमर लगा के मैं शांत हो जाता हूँ, मैं चुप रहूंगा एकदम, सामने स्क्रीन पे मैं दिखता रहूंगा लेकिन मैं बोलूंगा नहीं। 8 मिनट के बाद मैं करना शुरू करूंगा, फिर देखते हैं। आप याद रखना इस बार एचओ में नहीं, इस बार ब्रांच में करनी है। स्क्रीन बड़ी कर सकते हैं?
अरे अरे, क्लास ऐड कब हुआ यार? क्लासेस ऐड हो गई है बेटे, क्लास तो रहनी थी ऐड। ये लो, मैं हट गया। फुल स्क्रीन आ गई है, लो। फुल स्क्रीन आ गई, मैं हट गया, लो। फुल स्क्रीन आ गई, मैं हट गया। ठीक है भाई। एक बार मैं आ रहा हूँ क्या इसमें? ठीक है, ठीक, सही है, सही है। मैं वही देख रहा था कि मैं आ रहा नहीं आ रहा। ये लो, फुल स्क्रीन। 8 मिनट का समय पहले तुम करोगे, फिर मैं करूंगा। जल्दी करिए, जल्दी। बातें नहीं करनी है, क्वेश्चन करना है। बातें नहीं करनी है, क्वेश्चन करना है भाई। सुन रहे हो? क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन, बातें नहीं। यहाँ चैट में आंसर मत देना जलीलो। यहाँ चैट में आंसर मत देना। आंसर आपको चैट में नहीं देने। आंसर आपको अपने पास लिख के रखने हैं, क्वेश्चन नंबर 13 के। फिर मेरे से वेरीफाई करने हैं। जल्दी जल्दी। रुकना नहीं है। जल्दी जल्दी। रुकना नहीं है।
चले 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 चले, आ जाओ वापस। चले चले, आ जाओ, वापस आ जाओ, जल्दी बताओ। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आओ चलो। बाल कैसे हुए मेरे? बाल खराब हो रहे हैं। चलो, क्या था? पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ इंडिपेंडेंट ब्रांच ऑफ अ कंपनी वेयर टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग। इन द बुक्स ऑफ ब्रांच मांग रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 13 में मांग रहा है इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। एग्जाम्पल नंबर 13, इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट। शुरू करें जी। पहला, income of 2800 allocated to the branch by the HO but not recorded in the branch book। बताओ, इन हेड ऑफिस ने आपको इनकम एलोकेट करी है, मतलब आपको इनकम ट्रांसफर करी है, आपकी किताबों में इनकम बढ़ेगी और आपके पास पैसा नहीं आया। हेड ऑफिस से इनकम आई है, मतलब हेड ऑफिस बाद में पैसा एडजस्ट करेगा, यानी आपकी किताबों में हेड ऑफिस वाली एसेट बढ़ जाएगी, एचओ अकाउंट डेबिट टू इनकम, और आपकी इनकम बढ़ जाएगी। इन शॉर्ट, हेड ऑफिस ने आपको इनकम एलोकेट यानी ट्रांसफर करी है। अब इनकम का नाम नहीं है इसलिए इनकम ही लिख रहा हूं, हेड ऑफिस टू इनकम, एचओ टू इनकम। चेक करते रहना, और जितनी 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 भी आपको एंट्रियां मैच कर रही हैं बाद में बताना कितनी सही करी हैं आपने। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हुज अकाउंट आर केप्ट बाय द हेड ऑफिस नॉट प्रोवाइडेड अर्लियर, 1000 रुपए। अच्छा जी, कह रहा है डेटर पे एक प्रोविजन बनाओ 1000 का, जिस डेटर का अकाउंट हेड ऑफिस में है मतलब आपने किसी डेटर को माल बेचा, लेकिन डेटर हेड ऑफिस की किताबों में है, आपकी किताबों में नहीं है। अब उस डेटर पे प्रोविजन आपको बनाना है। अब प्रोविजन बनाने से होगा क्या? एंट्री क्या होती है नॉर्मली? प्रोविजन बनाने की एंट्री क्या होती है? प्रोविजन टू डेटर, है ना? अब आप क्या करोगे? प्रोविजन तो डेबिट कर लोगे, लेकिन डेटर क्रेडिट ही नहीं कर पाओगे, आपके पास तो डेटर ही नहीं है। डेटर तो एचओ के पास है, तो आप एचओ को क्रेडिट कर दो, सिंपल। आप क्या करोगे बताओ? आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट को डेबिट कर लोगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट डेबिट 1000। बट आप 1000 से डेटर को कैसे क्रेडिट करोगे? डेटर तो आपके पास है ही नहीं, डेटर एचओ के पास है, तो कोई नहीं, आप हेड ऑफिस को क्रेडिट कर लो टू एचओ अकाउंट, बात खत्म। हेड ऑफिस अपने आप डेटर को कम कर देगा, सिंपल सी बात है ना जी। नेक्स्ट ऑफ, ब्रांच ने पे करी 3000 की सैलरी हेड ऑफिस के मैनेजर को, वही वाला पुराना वाला पॉइंट। बट जो अमाउंट पे करी है गलती से खुद की सैलरी मान लिया, कितना गधा अकाउंटेंट है। हेड ऑफिस के एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हो तो हेड ऑफिस को डेटर मानो ना, एचओ टू बैंक करो। आपने कर दी सैलरी टू बैंक, अब गलत रेक्टिफाई करो, एचओ को डेबिट करो, एचओज अकाउंट डेबिट, और जो सैलरी को डेबिट किया था उसे ठीक करो, टू सैलरीज अकाउंट 3000। चले जी, नेक्स्ट। ब्रांच ने एक ट्रैवलिंग का खर्चा किया 5000 ऑन बिहाफ ऑफ अदर ब्रांच बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। लो जी, ये बढ़िया पॉइंट है। अगर कोई ब्रांच किसी दूसरी ब्रांच को गुड सप्लाई करे, उसी दूसरी ब्रांच के लिए कोई खर्चा करे, या किसी दूसरी ब्रांच से कोई भी ट्रांजैक्शन करे, तो वो दूसरी ब्रांच को डेटर नहीं मानेगी, ना डेबिट करेगी ना क्रेडिट करेगी, हेड ऑफिस को करेगी। मतलब डेबिट क्रेडिट करने का जिम्मेवारी एचओ के थ्रू डीलिंग होगी, ब्रांच की आपस में डीलिंग नहीं होगी। तो याद रखना, अगर हेड ऑफिस किसी दूसरी ब्रांच के लिए खर्चा कर रहा है, तो वो एंट्री क्या डालेगा? वो बोलेगा सुनो, मैंने खर्चा करा है आपके लिए, तो आप मेरे डेटर बन गए एचओ, यानी वो हेड ऑफिस को डेटर मान लेगा और अपना बैंक कम कर लेगा, एचओज अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर आप दूसरी ब्रांच के लिए भी खर्चा करोगे ना, तो आप दूसरी ब्रांच को डेटर नहीं मानोगे, आप एचओ को ही डेटर मानोगे। आप ये बोलोगे कि मैंने ये 5000 का खर्चा आपके लिए किया, हेड ऑफिस जी आपके लिए किया, आप दूसरी ब्रांच से डील करो। मेरी बात समझ में आई? हाँ या ना बोलो। हेड ऑफिस को डेटर मानेंगे और हमारा बैंक कम हो जाएगा, एक्सपेंस टू एचओ नहीं आएगा, खुशी।
1.5 लाख रुपए रिमिट करे थे, सेंड करे थे, ब्रांच ने नॉट रिसीव टू एचओ ऑन द डेट ऑफ रिकंसिलेशन। देखो जी, हमारा काम था भिजवाना, हमने भिजवा दिए, रास्ते में रह गए। अब इन ट्रांजिट की एंट्री तो एचओ करेगा ना, हमारा काम थोड़ी है कुछ। तो पांचवी एंट्री नहीं होगी, याद रखना। इन ट्रांजिट की एंट्री हम नहीं करेंगे, कैश इन ट्रांजिट की एंट्री एचओ डालेगा, ब्रांच की किताबों में कोई एंट्री नहीं, नो एंट्री। बताओ खुशी, तेरा कोई सही है? सारी गलत है तेरे। सिक्स आ जाओ। हेड ऑफिस ने एलोकेट करे 75,000 ब्रांच को खर्चे, जो अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुए। जैसे पहले इनकम आई थी ना, इस बार खर्चे आए हैं हेड ऑफिस से, तो हमारा खर्चा बढ़ेगा। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एचओज अकाउंट, 75,000 के खर्चे। नेक्स्ट आइए, अगला। हेड ऑफिस ने कलेक्ट करे 30,000 डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रांच कस्टमर। अच्छा, कह रहा है जी कोई ब्रांच का कस्टमर था, ब्रांच का डेटर था, डायरेक्ट हेड ऑफिस को पैसा दे गया, है ना। द इंटीमेशन ऑफ फैक्ट इज रिसीव्ड बाय द ब्रांच ओनली नाउ, मतलब ब्रांच का पैसा ब्रांच के पास आया ही नहीं, एचओ के पास चला गया। तो ब्रांच मैनेजर एचओ को बोलेगा, सर जी सुनो, हमारे डेटर का पैसा आपके पास आया, हम अब आपसे पैसा मांगेंगे। एचओ को डेटर मान लो, और जो आपका डेटर था वो कम हो जाएगा। एंट्री बताओ। अब आप हेड ऑफिस को अपना डेटर मानो, एचओ डेबिट टू जिस जो डेटर था वो कम हो जाएगा, एचओ टू डेटर। 30,000 30,000, है ना जी। कितनी सही है अभी बताना मेरे को, ठीक है। इसके बाद एट्थ आई, गुड्स डिस्पैच बाय हेड ऑफिस 10,000 बट नॉट रिसीव बाय ब्रांच टिल द डेट गुड्स हैव बीन रिसीव सब्सिक्वेंटली। देखो जी, 10,000 का माल भिजवाया था जो रास्ते में रह गया, अभी तक नहीं पहुंचा, बाद में पहुंचा, इन ट्रांजिट। और इन ट्रांजिट की एंट्री तो हम ही डालेंगे। क्या एंट्री डालेंगे बताना? गुड्स इन ट्रांजिट डेबिट टू हेड ऑफिस एचओज अकाउंट। लो जी, 10,000 इन ट्रांजिट की एंट्री हम ही डालेंगे। यहां जाके समाप्त। 8 में से कितनी सही थी? कस्टमर भी कर सकते हैं, हाँ डेटर कस्टमर एक ही बात है। डेटर कस्टमर एक ही बात है, आप चाहे डेटर लिखो चाहे कस्टमर लिखो, बात एक ही है। कस्टमर ही डेटर होता है बेटे, उसका काम ही होता है मर मर के कष्ट ले लेके मरना। कस्टमर, कस्टमर डेटर वन ऑफ द सेम थी। 8 में से कितनी सही थी? 6 पॉइंट में कैश इन ट्रांजिट डेबिट नहीं हो। अबे बाबू, कैश इन ट्रांजिट हम क्यों करेंगे? ब्रांच एचओ के पास जा रहा है, एचओ करेगा। ब्रांच की किताबों में क्यों आएगा कैश इन ट्रांजिट? तो कितनी थी? फर्स्ट गलत हुई थी सर मेरी। 8 में से कितनी सही थी, बस ये बता दो। मैंने आपके सामने 8 की 8 लिख दी है। आपकी 8 में से कितनी सही थी वो देख लो। आपकी 8 में से कितनी सही थी वो देख लो, ये रही मेरी 8। आपकी 8 में से कितनी सही है देख लो। आपकी 8 में से कितनी सही है वो देख लो बस। आपकी 8 में से कितनी सही है मेरी देख लो। हटाओ, हटाओ, नेक्स्ट चले। चले, अब आ जाओ जरा अगले काम की तरफ बढ़ते हैं, अगले काम की तरफ चले। चले चले, अगला काम है ब्रांच का ट्रेडिंग पीएनएल बनाना। और ब्रांच की किताबों में ट्रेडिंग पीएनएल बन जाने के बाद, ब्रांच की किताबों में ट्रेडिंग पीएनएल बन जाने के बाद ब्रांच का इनकॉर्पोरेशन करना। अब जैसे ये स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 11, एक बार मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखना। सर फर्स्ट बता दो एक बार प्लीज, पहला बता दो, पहले वाले में क्या था? पहले वाले में ऐसा क्या था? पहला वाला, पहला वाला बाबू, हेड ऑफिस हो सकता है कोई इनकम कॉमन आई हो, कोई कमीशन इंटरेस्ट कोई कॉमन इनकम आई हो। अब मेरी 4 ब्रांचेस हैं, मेरे पास कॉमन इनकम आ गई। फॉर एग्जांपल मेरी 4 ब्रांचेस हैं, मेरे पास इनकम आई 11,200। मुझे ये इनकम अपनी चारों ब्रांच में बांटनी है, तो मैंने 2800 2800 सारी ब्रांच में बांट दी, मैं एचओ। अब ब्रांच के पास 2800 की इनकम आ रही है, उसकी इनकम बढ़ेगी। पैसा नहीं आ रहा, बस इनकम बढ़ रही है। पैसा लेना किससे? एचओ से, तो एचओ से इनकम। क्लियर है जी? चलूं आगे, आगे बढ़े। अब इधर आओ। ये स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। इलस्ट्रेशन नंबर 11 है स्टडी मटेरियल की। केपी मैन्युफैक्चर करता है रेंज ऑफ प्रोडक्ट जो वो अपने होलसेल कस्टमर को देता है हेड ऑफिस से। उसके अलावा उसकी एक नई ब्रांच भी है जहां पर वो फैक्ट्री में माल सप्लाई करता है, कॉस्ट प्लस 15%। ब्रांच आगे पब्लिक को बेचती है। द सेलिंग प्राइस होलसेल कस्टमर के लिए है 30% ऑफ सेल,
और ब्रांच आगे बेचती है 30% ऑफ सेल। ठीक है जी, मतलब हेड ऑफिस अपने ब्रांच को देती है कॉस्ट का 15%, ब्रांच आगे बेचती है सेल का 15, हेड ऑफिस भी बेचता है सेल का 15। ठीक है जी। केपी ऑपरेट करता है रेंटल प्रीमिसेस पे, जहां का सारा खर्चा वर्चा हमारे ट्रायल में ऑलरेडी है। आपसे कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दो, एचओ का अलग, ब्रांच का अलग, और एंटायर का, और बैलेंस शीट बना दो। मैं आपको यहाँ पता है क्या करना सिखाता हूं, मैं आपको यहाँ पे दो चीजें सिखाऊंगा। सबसे पहली चीज मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पे, पहले तो दोनों का अलग अलग ट्रेडिंग पीएनएल बनाना। फिर मैं आपको सिखाऊंगा इनकॉर्पोरेट करना। जैसे ये देखो, ये डाटा हेड ऑफिस का है, ये डाटा ब्रांच का है। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा अपने तरीके से सॉल्व करेंगे। ब्रांच ने रॉ मटेरियल खरीद, सॉरी हेड ऑफिस ने रॉ मटेरियल खरीदा, वेजेस दी, फैक्ट्री के ओवरहेड, ओपनिंग स्टॉक है रॉ मटेरियल का, फिनिश गुड्स का, डेटर है हमारे पास, कैश है हमारे पास, एडमिन की सैलरी है हमारे पास, सेल्समैन की सैलरी है, ऑफिस और एडमिन सेलिंग ओवरहेड है हमारे पास, इंटर यूनिट अकाउंट। सर व्हाट इज दिस इंटर यूनिट अकाउंट? इंटर यूनिट अकाउंट मतलब एचओ की किताबों में ब्रांच है 5,000 का मार्च के डेट पे, कि भैया मैंने ब्रांच से 5,000 लेने हैं, और ब्रांच की किताबों में हेड ऑफिस लायबिलिटी है 2,000 का। ये दोनों मैच ही नहीं हो रहे। पहले तो इनका मैच होना बहुत जरूरी है। आगे पढ़ते हैं। कैपिटल है, क्रेडिटर है, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट। याद है आपको, स्टॉक रिजर्व करते हैं हम, स्टॉक रिजर्व। हेड ऑफिस अगर ब्रांच को माल दे रहा है 15% कॉस्ट का, तो स्टॉक रिजर्व होगा 15/115, ओपनिंग स्टॉक का और क्लोजिंग स्टॉक का। देखो ओपनिंग स्टॉक का 1200 ऑलरेडी दिया हुआ है। आपको यकीन नहीं है तो चेक करके देखो। ब्रांच का ओपनिंग स्टॉक है 9200, इसका 15/115 करके देखो, यही आएगा। 9200 का 15/115, 15% तो कॉस्ट का था ना, सेल का 15/115 हो जाएगा। 9200 का 15/115, देखो 1200 ही आ रहा है एग्जैक्ट। यानी ये ओपनिंग स्टॉक का रिजर्व है, ओपनिंग स्टॉक का। और क्या है जी, सेल है हमारे पास दोनों की, गुड सेंट है। हेड ऑफिस कह रहा है मैंने 46 का माल भिजवाया, ब्रांच कह रही है मेरे पास 44,500 का आया। बाकी कहाँ रह गया? इन ट्रांजिट। अभी देखते हैं, अभी देखते हैं, अभी पता लग जाएगा इन ट्रांजिट है या कहाँ है। देखो 28 दिसंबर को ब्रांच ने रिमिट करे थे 1,500 रुपए एचओ को, जो एचओ को अभी तक नहीं पहुंचे, यानी कैश इन ट्रांजिट CIT। इसकी एंट्री कौन करेगा? एचओ। 1,500 का गुड्स डिस्पैच किया था एचओ ने, जो ब्रांच तक नहीं पहुंचा, GIT। इसकी एंट्री कौन करेगा? एचओ। और सॉरी ब्रांच, ब्रांच GIT की करेगा, एचओ CIT की करेगा। उसके अलावा आपको स्टॉक दे रखा है दिसंबर का, यानी क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है रॉ मटेरियल का। फिनिश गुड्स का कहां गया? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक गायब है, हमें ढूंढना है, ढूंढ लेंगे। कह रहा है जी इसके अलावा स्टॉक लॉस कोई नहीं है, WIP कोई नहीं है, वगैरह वगैरह नहीं है। ब्रांच के एम्प्लॉय को बोनस देना है हमें 156, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, याद रखना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं, अभी अभी कर लेते हैं। आओ, आपको ट्रेडिंग पीएनएल बनाना है, ब्रांच का अलग, एचओ का अलग, और कंबाइंड। मेरे साथ एक काम करो, उठाओ रजिस्टर। मैं आपको इसके अंदर एक नई चीज भी कराऊंगा, इसलिए पहले बोल रहा हूं मेरे साथ साथ चलना, हम कुछ हल्की सी वैरायटी चेंज करेंगे क्वेश्चन में। ये है इलस्ट्रेशन नंबर 11 स्टडी मटेरियल की। आप एक काम करो, आप मेरे साथ ट्रेडिंग एंड पीएनएल बनाओ, एचओ का, ब्रांच का और टोटल का। ट्रेडिंग पीएनएल बनाओ, पर्टिकुलर, एचओ, ब्रांच और टोटल। एचओ, ब्रांच और टोटल। एचओ, ब्रांच और टोटल, पर्टिकुलर। भाई ये देख, ब्रांच ना 15 नंबर में भी आ सकता है, 7 नंबर में भी आ सकता है, 5 नंबर में भी आ सकता है, तो इसको कुछ कह नहीं सकते। ये वाला आया तो फिर ये 15 नंबर है वर्थ कम से कम। एचओ, ब्रांच और टोटल, पर्टिकुलर, एचओ, ब्रांच और टोटल। ठीक है जी। अब ध्यान से सुनो, सबसे पहले मेरे पास ओपनिंग स्टॉक था, ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का और फिनिश गुड्स का। मेरे पास ओपनिंग स्टॉक था रॉ मटेरियल का 1,800, फिनिश्ड का 1,300। रॉ मटेरियल का 1,800 एचओ में था, ब्रांच में नहीं था, यही टोटल। और फिनिश गुड्स का 13,000 इसमें था,
और 9200 इसमें, 13,000 और 9200 दोनों मिला के 22,200। टू परचेज, क्या मेरे पास परचेज है? मेरे पास 35,000 की परचेज हेड ऑफिस में तो है, ब्रांच में कोई परचेज नहीं है। टू वेजेस, मेरे पास एचओ में तो वेजेस है 1,08,500, लेकिन मेरे पास ब्रांच में नहीं है 1,08,500। मेरे पास कोई डायरेक्ट एक्सपेंस कैरेज इनवर्ड वगैरह, फैक्ट्री रेंट नहीं, नहीं है। चलो गुड सेंट आ जाओ। गुड सेंट दोनों में लूंगा मैं, याद रखना। गुड सेंट इधर भी आएगा इधर भी आएगा। आप बताओ, ब्रांच के लिए गुड सेंट क्या है? खर्चा। हेड ऑफिस के लिए गुड सेंट क्या है? एक तरीके से इनकम जो उसने ब्रांच को दी है। अगर आप नोटिस करो तो गुड सेंट है 46 का, इन ट्रांजिट का मिला के ये भी 46 हो जाएगा। हेड ऑफिस ने 46,000 को अपनी इनकम माना, ब्रांच इसी 46,000 को अपना खर्चा मानेगा। अच्छा ये मत बोलना कि सर इन ट्रांजिट भी तो है। बाबू इन ट्रांजिट वाले को मिला के सेंट बढ़ जाता है ना, हमें तो सेंट लेना होता है। हमें रिसीव नहीं लेना, हमें सेंट लेना होता है, सेंट। सेल। हेड ऑफिस ने कितना माल बाहर बेचा? 2 लाख का माल बाहर बेचा इसने, 65,200। इसने 2 लाख का, इसने 65,200, दोनों मिला के 265,200। बाय में क्लोजिंग स्टॉक। क्या मेरे पास रॉ मटेरियल है? जी हाँ। क्या मेरे पास फिनिश गुड्स है? जी हाँ। देख लेते हैं रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक है 2300, और रॉ मटेरियल ब्रांच में तो है ही नहीं। फिनिश गुड्स का मेरे पास नहीं है जो मुझे ढूंढना है। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं कहीं से भी ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लूं, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लूं, तो क्या ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा ना? क्या बोलते हो? है ना, है ना? चलो चलो, हाँ ना बोलो। अगर मैं कहीं से भी ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लूं तो ये मेरा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। आइए ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। नोट में निकालेंगे, डोंट वरी, सब मिलेगा, टेंशन मत लो। नोट में निकालेंगे, नोट नंबर 1। ग्रॉस प्रॉफिट। पहले एचओ की बात करते हैं। एचओ दो लोगों को माल बेचता है, एक ब्रांच को माल बेचता है और एक बाहर माल बेचता है। ब्रांच को और डायरेक्ट कस्टमर को। कस्टमर, ब्रांच को उसने गुड सेंड किया था 46,000 का, और डायरेक्ट माल भेजा था 2 लाख रुपए का। ब्रांच क्या करता है, हेड ऑफिस क्या करता है, जो ब्रांच को माल देता है इस पे कमाता है 15/115। कॉस्ट का 15% तो सेल का 15/115। और जो बाहर माल बेचता है उस पे कमाता है 30%। ये क्वेश्चन में दे रखा है जीपी रेशो। ये जीपी रेशो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। यानी इससे कमाता है 6,000 रुपए, इससे कमाता है 60,000 रुपए। तो प्रॉफिट टोटल कमाता है 66,000। ये 66,000 का कौन कमाता है? एचओ। अब यही अगर मैं ब्रांच की बात करूं तो, फॉर ब्रांच, ब्रांच किसी और को तो माल नहीं देता, सीधा कस्टमर को बाहर बेचता है। ब्रांच सीधा कस्टमर को माल बेचता है, कस्टमर को, आगे कस्टमर को 30% पे। क्वेश्चन में गिवन है। कस्टमर को सेल करिए उसने 65,200 की, जिसका वो कमाता है, जिसपे वो प्रॉफिट कमाता है 65,200 का 30%, यानी 19,560 का प्रॉफिट। सही है जी। जलवा अकाउंट्स बने। अरे दक्ष भैया क्या हो गया, क्या हो गया? चले, ये रहा मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। हेड ऑफिस का ग्रॉस प्रॉफिट है 66, ब्रांच का 19,560। इसे यहां से उठाऊंगा और जाके पुट कर दूंगा सीधा यहां पे। एचओ का ग्रॉस प्रॉफिट 66, इसका 19,560, टोटल मिला के 85,560। तो यही मेरा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। बैलेंसिंग फिगर फिनिश गुड्स। अच्छा ये बैलेंसिंग फिगर ना जीआईटी मिला के है, इसमें जीआईटी इंक्लूड होगा। 1,800, 13,000, 35,000, 1,08,500 और 66।
-46 -2 लाख -23, 1800, 13,000, 35,000, 1,08,566 -46,000 -2। वो कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? 66 ही है ना? हाँ, तो छोड़ दिया क्या मैंने? 46,000 का 15/115, 6,000, और 2 लाख का 30%, 30,000, 66,000 सही है। अरे परचेज गलत ले ली क्या मैंने? परचेज 35,000, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड डालना भूल गया यार, 39,000 के फैक्ट्री ओवरहेड। शेट कालरा जी, फैक्ट्री ओवरहेड। मेरा नेगेटिव आ रहा था भाई तभी घबरा गया मैं कि नेगेटिव कैसे आ सकता है। 39,000, 1,800, 13,000, 35,000, 1,08,500, 39,066। मैं घबरा गया भाई, मेरा आ कैसे सकता है ये? हाँ, 15,000 का क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है, 15,000 का क्लोजिंग स्टॉक ये। अबे मैं वो डालना भूल गया था यार, फैक्ट्री ओवरहेड। इसका देखें, 9246 प्लस 19,560 माइनस 65,200, 9560, एट 15,000 इस 24,560। ठीक है जी। यही ग्रॉस प्रॉफिट मैं पीएनएल में ट्रांसफर करता हूँ जीपी के नाम से, 66, 19,560, 85,560। मेरे पास और कौन कौन से खर्चे, खर्चे 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 गिरे। एडमिन सैलरी 13,900 और 4,000, 13,900, 4,000, 17,900 एडमिन सैलरी। और सेल्समैन सैलरी 22,500, 6,200, 22,500, 6,200, 28,700 सेल्स मैन सैलरी। और सेलिंग ओवरहेड 12,500, 2,300, 12,500 और 2,300, 12 दूनी 14,800 सेलिंग ओवर हेड। और कोई खर्चे, और कोई खर्चे, और कोई खर्चे, और कोई खर्चे नहीं है। एक बोनस देना था, इम ब्रांच ने देना था जो अभी तक दिया नहीं है, दैट इज 156। ब्रांच ने 156 का बोनस देना है जो अभी तक दिया नहीं। 156, 156। ठीक है जी। अब याद करो लोडिंग वाली कहानी, याद करो लोडिंग वाली। इंडिपेंडेंट ब्रांच में चार जगह से प्रॉफिट हटता था, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स एंड गुड्स रिटर्न। बट डिपेंडेंट में चार जगह से हटता है, इंडिपेंडेंट में दो ही जगह से हटता है। इंडिपेंडेंट में ओपनिंग स्टॉक से हटता है और क्लोजिंग स्टॉक से, दैट्स इट। अगर मैं ओपनिंग स्टॉक से हटाऊंगा तो मैं बाय स्टॉक रिजर्व के नाम से, और एचओ हटाएगा। मुझे ऑलरेडी दे रखा है 9200 का 15/115 विच इज 1200। और यहाँ पे टू स्टॉक रिजर्व करके क्लोजिंग का 9560 का, 9560 का 15/115, 1247, 1247 का निकालना जी नेट प्रॉफिट। और तो मेरे पास कुछ नहीं है, सीधा नेट प्रॉफिट निकाल। टू नेट प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर।
चले चले चले। 66 प्लस 1200 माइनस 13,900 माइनस 22,500 माइनस 12,500 माइनस 1247। इसका प्रॉफिट आ रहा है 17053। 17053। 19,560 माइनस 4,000 माइनस 6200। 19,560 माइनस 4,000 माइनस 6200 माइनस 23,000 माइनस 156। 6904। 23957। लीजिए भाई, दोनों की किताबों का अपना अलग अलग ट्रेडिंग पीएनएल और कंबाइंड वाला बोला था मैंने, कंबाइंड वाला भी बना दिया। अब अगर आप ध्यान से देखो ना, तो मैं आपको इनकॉर्पोरेशन एंट्रियां भी सिखाना चाहता हूँ। इनकॉर्पोरेशन एंट्रियां क्या होती है? इनकॉर्पोरेशन एंट्रियां मैं दिखाता हूँ सामने से। ये हटा लो, हटाओ। मैं आपको इनकॉर्पोरेशन एंट्रियां सिखाना चाहता हूँ। इन दी बुक्स ऑफ एचओ, हेड ऑफिस की किताबों में, हेड ऑफिस की किताबों में आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। हेड ऑफिस की किताबों में सारी की सारी ब्रांच की एसेट्स, ब्रांच की लायबिलिटी और ब्रांच का नेट प्रॉफिट उठा के अपने पास ले आओ। एक एक काम करो। पहले तो एक रेक्टिफिकेशन एंट्री थी, वो डाल लो। कौन सी वाली रेक्टिफिकेशन एंट्री? कैश इन ट्रांजिट वाली। कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच। ये तो वो रेक्टिफिकेशन एंट्री थी 1500 की, पहले तो मैंने वो डाली। अब ब्रांच की सारी एसेट उठा के ले आओ अपने पास। बताओ ब्रांच के पास एसेट के रूप में क्या क्या है? ब्रांच के पास एसेट के नाम पे कैश है 1000 का, उठा लो। हमारे पास कैश बढ़ जाएगा। कैश डेबिट 1000। और क्या क्या है ब्रांच के पास एसेट के नाम पे? इधर कुछ नहीं है। और स्टॉक था शायद हमारे पास एसेट के नाम पे। क्लोजिंग स्टॉक था कितने का? 9560। क्लोजिंग स्टॉक डेबिट 9560। और कोई तो एसेट है ही नहीं। टू ब्रांच 10,560। ब्रांच की सारी लायबिलिटीज उठा लो। लायबिलिटी में ब्रांच का हमारे पास क्या है? ब्रांच के लायबिलिटी के नाम पे हमारे पास बस एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है और कुछ नहीं है। तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितने का? 156। ठीक। और क्या करो, और क्या करो? ब्रांच का प्रॉफिट उठा लो। ब्रांच का अब एक एक करके इनकम एक्सपेंस उठाना। डेटर है ही नहीं बेटे। अंशिका वाशने जी, डेटर के आगे देखो डैश है, डेटर है ही नहीं। एचओ में है, ब्रांच में नहीं है। मैं ब्रांच की सारी एसेट उठा रहा हूं। ठीक है, ब्रांच का प्रॉफिट उठा लो। ब्रांच अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, यानी कि नेट प्रॉफिट जितना ब्रांच में आया, दैट इज 6904। 6904। बस 6904। 6904। अब अगर आप चेक करके देखें, अगर आप चेक करके देखें तो अब आपकी किताबों में इसके अलावा ब्रांच का और कुछ नहीं है। आपने ब्रांच की सारी एसेट उठा ली, आपने ब्रांच की सारी लायबिलिटी, नहीं पहले तो अपनी रेक्टिफिकेशन एंट्री डाल ली, फिर आपने ब्रांच की सारी एसेट उठा ली, सारी लायबिलिटी उठा ली, ब्रांच का प्रॉफिट उठा लिया। अब ब्रांच आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करता। मैंने ब्रांच का एक एक इनकम एक्सपेंस नहीं उठाया। जब ब्रांच का नेट प्रॉफिट आ चुका है तो फिर मैं एक एक चीज क्यों करूं? मैंने सब कुछ इनकॉर्पोरेट कर लिया। अब अगर मैं ब्रांच का अकाउंट बना के देखूंगा भी ना, तो ब्रांच का अकाउंट अपने आप कैंसिल आउट हो जाना चाहिए। बना के देखूं, अगर मैं ब्रांच का अकाउंट बनाऊं तो ये मैच हो जाना चाहिए, इसमें कुछ भी बचना नहीं चाहिए। अगर एक भी बैलेंस इसमें आ रहा है ना, इसका मतलब आपने कुछ गड़बड़ किया है। आपका ब्रांच बैलेंस आउट हो जाना चाहिए, बैलेंस आउट। देखें, क्योंकि जब आपने इनकॉर्पोरेट ही कर लिया तो ब्रांच का कुछ बैलेंस बचा ही नहीं ना। जब आप सब कुछ ही उठा के ले गए तो ब्रांच का कुछ बैलेंस बचा ही नहीं। आपकी किताबों में ब्रांच डेबिट में था कितने का? ब्रांच डेबिट में था 5,000। टू बैलेंस बीडी 5,000। अब बस मेरी ये एंट्रियां पोस्ट करना। टू बैलेंस बीडी 5,000। फिर आपने एंट्री डाली सीआईटी टू ब्रांच, ब्रांच के लेजर में बाय सीआईटी 1500। और क्या डाली?
कैश स्टॉक टू ब्रांच, ब्रांच के लेजर में बाय कैश, बाय क्लोजिंग स्टॉक, कैश 1000, क्लोजिंग स्टॉक 9560। और ब्रांच टू आउटस्टैंडिंग बोनस, ब्रांच के लेजर में टू आउटस्टैंडिंग बोनस 156, ब्रांच के लेजर में टू पीएनएल 6904। चेक करके देखो, दोनों साइड मैच हो जाना चाहिए। अगर मैच हो गया तो मतलब सब सही। जय बजरंग बली, करो हमारा लेजर टैली। 12060, 12060, लीजिए दोनों साइड 12060, बैलेंस मैच। यानी ब्रांच की एग्जिस्टेंस खत्म। ब्रांच का प्रॉफिट निकाल के आपने ब्रांच का सारा ट्रायल अपने में मर्ज कर लिया। दिस इज कॉल्ड इनकॉर्पोरेशन। जब आप ब्रांच का ट्रेडिंग पीएनएल बना चुके हो तो ब्रांच की सारी एसेट एचओ ले जाएगा, सारी लायबिलिटी एचओ ले जाएगा, प्रॉफिट एचओ ले जाएगा। इनकम एक्सपेंस का एक एक इनकम एक्सपेंस उठाने की जरूरत नहीं है। जब नेट प्रॉफिट उठा लिया तो एक एक इनकम एक्सपेंस क्या उठा, बस खत्म, मैच हो गया। यही अगर आप ब्रांच की किताबों में एंट्री बना के देखो, ब्रांच की, ये देखो मैंने इन दी बुक्स ऑफ एचओ बनाई है ना, यही अगर मैं इन दी बुक्स ऑफ ब्रांच बनाऊं तो ब्रांच भी तो इनकॉर्पोरेट की एंट्री डालेगा, ब्रांच एंट्री डालेगा जाने की। इन दी बुक्स ऑफ ब्रांच, ब्रांच की किताबों में सबसे पहले तो एक रेक्टिफिकेशन एंट्री है, वो करो, जीआईटी वाली, जीआईटी टू एचओ 1500 का तो रास्ते में माल रह गया था। ठीक है, दूसरी एंट्री करेगा ब्रांच ये जाने की, कैश और स्टॉक, रिवर्स एंट्री करेगा, एचओ टू कैश टू क्लोजिंग स्टॉक, 10,560, 1000, और इस क्लोजिंग स्टॉक में ये इंक्लूड होगा। 9560 माइनस 1500 इज 8060, 9060। इस क्लोजिंग स्टॉक में क्लोजिंग स्टॉक वो जीआईटी इंक्लूड है ना, तो जीआईटी जाने देता हूँ ना। जब जीआईटी आ ही गया तो जीआईटी इसी में जान देता हूँ। 9560, 10,560, ठीक है। और कौन सी करेगा, लायबिलिटी जाने की, आउटस्टैंडिंग ब्रांच डेबिट, आउटस्टैंडिंग बोनस डेबिट टू एचओ, रिवर्स एंट्री, रिवर्स 156, प्रॉफिट जाने की एंट्री पीएनएल टू एचओ, बिल्कुल रिवर्स। मतलब इनकॉर्पोरेशन की एंट्री एचओ में होती है सामान आने की, ब्रांच में होती है सामान जाने की। क्लियर है जी? आशा रखता हूँ समझ में आया होगा। पक्का जी। ये है आपका इंडिपेंडेंट ब्रांच, जिसमें मैंने आपको रेक्टिफिकेशन सिखाया, ब्रांच का ट्रेडिंग पीएनएल बनाना सिखाया, इनकॉर्पोरेशन सिखाया। अब नेक्स्ट वाली क्लास में यानी वेंसडे वाली क्लास में हम इसका फॉरेन ब्रांच करेंगे और हमारा ब्रांच खत्म। ठीक है जी, आशा रखता हूँ समझ में आया होगा। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, अपना ख्याल रखें, घर वालों को परेशान ना करें। और 18 जुलाई से हमारा बैच शुरू हो रहा है, 18 जुलाई से फर्स्ट क्लास है हमारी। तो अपने प्रियजनों को प्लीज इसकी इंफॉर्मेशन दें, इसका लिंक शेयर करें, बताएं कालरा जी बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। तो कृपया करके इस बैच को ज्वाइन करें, कोड आरकेजी लगाएं, 60% का डिस्काउंट पाएं, फटाफट बैच ज्वाइन कराएं। ठीक है जी, बाय बाय।